अब बनी ना 4 विंडो सब। हाँ, प्रिंट एकदम पूरा। नमस्कार दोस्तों, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे 3 सहयोगी नित्यानंद पाठक, अंशुल तलमले और कमलेश रॉय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साउथहैम्पटन टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया गया है और इसमें कुछ चेहरों को बाहर किया गया और कुछ लोग अंदर हैं। तो क्या मायने हैं इस 15 सदस्यीय टीम के, और इस 15 सदस्यीय टीम को देखकर क्या लगता है कि कौन सी टीम हो सकती है जो फाइनल में खेल सकती है? इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, आपको उन 15 खिलाड़ियों के नाम हम बता देते हैं। तो ये जो 15 खिलाड़ी हैं, इनमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, 2 ही ओपनर लिए गए हैं, तो मान सकते हैं कि दोनों ही ओपनिंग करेंगे। कोहली रहेंगे, पुजारा है, रहाणे है, पंत है, जडेजा है, अश्विन है, बुमराह है, सिराज है, शमी है। इसके अलावा उमेश यादव, रिद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा और हनुमा विहारी। तो ये है वो 15 सदस्यीय टीम। तो मैं एक एक करके हमारे साथियों से रिएक्शन लूंगा। नित्यानंद, पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस 15 सदस्यीय टीम को देखकर क्या लगता है अंतिम 11 में कौन कौन रहने वाला है? देखिए, जो टीम चुनी गई है वो जबरदस्त है और मुझे ये कहने में थोड़ा भी संदेह नहीं लग रहा है कि यही वो टीम है जो एक्चुअली फाइनल खेलने योग्य थी। और देखा जाए तो यहाँ से अब विराट कोहली को टीम चुनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि जहां तक मेरी बात है, मैं अपना पक्ष रखूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे। और उसके बाद जो है चेतेश्वर पुजारा, टेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे जो है मास्टर स्ट्रोक कह लें न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हो सकते हैं, उनकी मौजूदगी होगी। विराट कोहली हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, उसके बाद रविचंद्रन, अश्विन और रवींद्र जडेजा। मुझे लगता है कि कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये दोनों टीम में रहेंगे। उसकी वजह है कि सुनील गावस्कर तक का कहना है कि वहां पर भीषण गर्मी होने वाली है, तो वहां पर तेज गेंदबाजों को भी समस्या होगी। और जहां तक बात स्पिन है, तो स्पिन गेंदबाजों की है तो उनको जो है मदद मिलने वाली है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये दोनों ही इस खिताबी मुकाबले को खेलेंगे। उसके बाद बात करें तो जो है ऋषभ पंत विकेट कीपर इकलौते हमारे पास ऑप्शन है। उन्होंने जो है जो प्रैक्टिस सेशन वहां पर तो अपने बीच ही खेला गया था, 2 टीम बनाकर, उसमें उन्होंने शतक डाला था। उनकी जगह रहेगी। उसके बाद जो है बुमराह, ईशांत शर्मा, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मोहम्मद सिराज की बात हो रही थी, लेकिन मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी फिट बैठेंगे। ये मेरा मानना है कि ये टीम रहेगी। तो आपके हिसाब से सिराज या ईशांत शर्मा में कौन रहने वाला है? ईशांत शर्मा के पक्ष में जाऊंगा मैं। बिल्कुल। अंशुल, आपका क्या मानना है? क्योंकि बड़ा सवाल यही है और हमने अपनी चर्चा का शीर्षक भी दिया है कि सारी गुत्थी लगभग सुलझ गई है, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि ईशांत शर्मा के हाथ में बाजी लगेगी या सिराज के हाथ में। आपकी गट फीलिंग क्या है? ठीक है, 15 मेंबर स्क्वाड भले ही घोषित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल, आप बताइए। देखिए, 15 मेंबर स्क्वाड भले ही घोषित कर दिया गया है, लेकिन कहानी जस की तस बनी हुई है। अभी भी जो गुत्थी है वो बिल्कुल अनसुलझी ही है और जिस पर संशय की स्थिति बरकरार थी पहले, अभी भी वही सिचुएशन है। ये तो सभी को पता था। टीम 15 में से 12 खिलाड़ियों का तो सभी को पता है, रिद्धिमान साहा नहीं खेलेंगे, ये सभी को पता था। इस टीम में उमेश यादव के एक्स्ट्रा पेसर के रूप में नहीं आएंगे, ये भी सब जानते हैं। और हनुमा विहारी को इस टीम में ऐड करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं विराट कोहली, या फिर क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी भी जो सिराज है वो एक कंटेंडर बने हुए हैं, हॉट कंटेंडर बने हुए हैं। और मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद इनके जगह खेल सकते हैं। दिल मेरा कह रहा है कि ईशांत शर्मा को खिलाना चाहिए, लेकिन जो दिमाग है वो सिराज के साथ जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, जिस साउथहैम्पटन की धरती पर ये मैच होने जा रहा है वो साउथ कोस्ट के नजदीक आती है, समुद्री इलाका है और बहुत ज्यादा यहाँ ठंड होती नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम बार बार बदल रहा है, तो वहां पर कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको उन बॉलर्स के साथ में जाना होगा, या वो बॉलर्स कमाल दिखा सकते हैं जो एक्स्ट्रा एबिलिटी लेकर चलते हैं। और इस टीम में इकलौते एक ऐसे गेंदबाज है मोहम्मद सिराज जो स्विंग कराना जानते हैं। नेचुरली उनकी बॉल इन स्विंग होती है और वो जोश से लबरेज हैं, यंग ब्लड हैं, और वो सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि उन्हें शायद इस टीम में जगह दी जाए। दूसरी ओर अगर हम किसकी जगह खिलाया जाएगा, अगर ये वाली बात है, तो मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, ये दोनों के ही नाम पर संशय की स्थिति है।
और सिर्फ ईशांत शर्मा ही क्यों, मतलब मोहम्मद शमी का भी तो हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी के साथ में नहीं है। और ईशांत शर्मा का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, 28 साल बाद अगर इंडिया ने लॉर्ड्स में कोई मैच जीता था तो वो ईशांत शर्मा ही थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम गई थी और बहुत बुरी तरीके से हार कर आई थी, और उस सीरीज में सिर्फ चौथा मैच अगर किसी ने जिताया था तो वो ईशांत शर्मा ही थे, उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे। तो हार्ड डिक बॉलर हैं वो, किस तरह से सरफेस पर बॉल पटकना है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है, ऊंचे कद के हैं, तो इन सारी चीजों का वो वहां पर पूरे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ईशांत शर्मा को खिलाना चाहिए, और मोहम्मद शमी का मेरे ख्याल से शायद इस टीम में फिलहाल जगह नहीं बनती, मुझे दिख रही है। तो आपका कहना है कि सिराज खेल सकते हैं लेकिन वो मोहम्मद शमी की जगह खेलेंगे? देखिए बिल्कुल सिराज खेलेंगे, सारी जो मैंने चीजें बताई वो उनके पक्ष में जा रही है, और आप ईशांत शर्मा को इग्नोर नहीं कर सकते। ईशांत शर्मा के पास 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस का अनुभव है, फायदा देंगे। बिल्कुल। कमलेश, एक तरफ ईशांत शर्मा जिनके पास 100 टेस्ट मैच और 300 से ज्यादा विकेट का अनुभव, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज, अगर मैं शोएब अख्तर की भाषा में बात करूं, एक ऐसा बॉलर जो जान मार के बॉलिंग करता है। वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा बॉलर होना चाहिए जो जान लगा के बॉलिंग करे। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, आखिरी टेस्ट में जब लग रहा था कि एक बड़ी पार्टनरशिप बनने वाली है, तो यही सिराज आकर इन्होंने 2-3 विकेट निकाले थे, और उसमें स्टीव स्मिथ को भी इन्होंने आउट किया था अगर मैं गलत नहीं हूं। और वहां से जो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी लीड ले सकती थी वो नहीं ले पाई थी, और भारत ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब रहा था। और फिर हमने देखा कि जब उनको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला तो वहां उन्होंने ईशांत से बेहतर ही बॉलिंग की, और कप्तान का कॉन्फिडेंस भी सिराज में ज्यादा था। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कमलेश? देखिए ये बड़ा मैच है भारतीय टीम के लिहाज से, किसी भी टीम के लिहाज से, तो यहाँ पर जो है अनुभव को तरजीह दी जा सकती है। सिराज का मुझे नहीं लग रहा कि सिराज प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि ईशांत शर्मा एक ऐसा गेंदबाज जो 100 से अधिक टेस्ट खेल चुका है। अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें जो है वो 36 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा जो है बड़े मैच के लिए कभी भी आपको अनुभव की जरूरत होती है कि किस समय आपको कौन से गेंदबाज जो है कब कौन सी गेंद डालनी है, वो ईशांत अच्छी तरह जानते हैं। हम किसी नए गेंदबाज को इस बड़े मौके पर यहाँ पर नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि मैच में किस समय कौन सी परिस्थितियां हैं उसमें जो है सिराज कहीं ना कहीं थोड़े से वो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ईशांत के समय इसलिए हम जाएंगे क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है, वो इंग्लैंड का दौरा इससे पहले भी कर चुके हैं, उनको पता है कि इंग्लैंड के कंडीशन में किस तरह से गेंदबाजी करनी है। नो डाउट कि सिराज जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन हाल में किया है, उनका डेब्यू अच्छा रहा था ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छे बल्लेबाजों को भी आउट किया था। लेकिन बड़े मैच में एक अनुभव की जरूरत होगी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जो है वो ईशांत शर्मा बाजी मार सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ज्यादातर साथियों का मानना है कि ईशांत शर्मा के पक्ष में चीजें जा सकती हैं। हालांकि अंशुल को लगता है कि एक आउटसाइड चांस इस बात का है कि शमी की जगह सिराज को मौका दे दिया जाए, और मुझे भी इस बात की कोई हैरानी नहीं होगी। और अगर आप मुझसे मेरा व्यक्तिगत मत पूछें तो मुझे लगता है कि सिराज को तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप में होना ही चाहिए। अब वो ईशांत की जगह होते हैं, शमी की जगह होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दूसरी एक बड़ी और चीज की तरफ आ जाते हैं जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा है। इस 15 सदस्यीय टीम को देखकर नित्यानंद एक बात और ये लगती है कि भारत शायद 2 स्पिनर के साथ जाएगा ही जाएगा, और हनुमा विहारी को शायद एक बैकअप ओपनर के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर रखा गया है। लेकिन हम 6ठे नंबर पर जो बल्लेबाजी है वो जडेजा से ही करवाने वाले हैं। तो ये इस विकेट पे 2 स्पिनर के साथ जाने का फैसला, जो दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं, किस हद तक आप इसको देखते हैं? देखिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने इससे पहले इंग्लैंड से 2 टेस्ट खेला, और उसमें जो सबसे बड़ा जो बड़ी जो खामी इंग्लैंड टीम में नजर आई वो ये कि उनके पास कोई स्पिन स्पेशलिस्ट नहीं था। लगता है नित्यानंद का हमसे अभी संपर्क टूट गया। नित्यानंद से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है नित्यानंद? आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। बिल्कुल जी। तो जैसा कि जो है मैं बता रहा था कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2 टेस्ट खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां पर जो है इंग्लिश टीम के पास कोई स्पिन स्पेशलिस्ट नहीं था। जो रूट ने गेंदबाजी की, उन्हें लगा कि जैसा कि उन्होंने कमाल इंग्लैंड में भारत में किया था भारत के खिलाफ, वैसा वो कर पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो उनके पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था, जबकि भारत के पास ये दो हैं और दोनों ही अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इससे पहले भी इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की है और जाहिर तौर पर ये लंबी पारी भी खेल सकते हैं। तो एक ये एडवांटेज है और दूसरा ये है कि जो है इंग्लैंड ने यही हथियार इस्तेमाल नहीं किया, स्पिन ही नहीं फिंकवाया अपनी तरफ से, तो यहाँ पर ये जो है एडवांटेज मिल सकता है। बाकी जो है तेज गेंदबाजी हमारी बहुत बढ़िया है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल 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 अंशुल, लेकिन एक जो मैं कहूं कि अगर रिस्क मुझे दिखता है इस लाइनअप के साथ, हम सभी मान रहे हैं कि भारत 3 तेज गेंदबाजों के साथ तो जाएगा ही, लेकिन एक रिस्क जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि जब आप शार्दुल को इस टीम में नहीं रखते और आप 3 प्योर तेज गेंदबाजों के साथ जाते हैं जो कि बैटिंग कमोबेश बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ना जसप्रीत है, ना शमी है, ना ही सिराज है। सिराज थोड़ी ब्लाइंड हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम उनको बैट्समैन कहीं से नहीं मान सकते हैं। और अश्विन ने 1-2 इनिंग जरूर खेली है, लेकिन इस तरह के पिच पे जहाँ पे सामने बोल्ट जैसे गेंदबाज हो, वहां पर खेलना, आपको नहीं लगता कि भारत का जो टेल है कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, ये देखते हुए कि 3 ऐसे बॉलर हैं जो बिल्कुल बैटिंग नहीं कर सकते हैं और जो उसके बाद जो 2 और बैट्समैन वो भी कह सकते हैं कि वो गेंदबाज ज्यादा और बैट्समैन कम है, तो ये थोड़ी एक वीकनेस नजर नहीं आती इस लाइनअप में? जैसा मैं पहली बार में कह रहा था कि हनुमा विहारी को इस 15 मेंबर स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया, उसके पीछे माइंडसेट क्या है, कहीं ना कहीं जहन में वो 36 रन पर ऑल आउट जो कलंक लगा हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जो कुछ भी हुआ वो दिमाग में होगा, क्योंकि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो विश्व स्तरीय है, लेकिन वो दोधारी तलवार की तरह है। वो विपक्षी को तो काटती ही है, लेकिन खुद को भी जख्मी कर सकती है, और ऐसा ही कुछ हमें उस वक्त भी देखने को मिला था, और शायद यही कुछ इस बार भी दिमाग में चल रहा होगा। यही एक वजह है कि शायद हनुमा विहारी के रूप में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन वो अपने स्क्वाड में शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों नो डाउट बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन कितनी कर सकते हैं, किन किन हालातों में कर सकते हैं, और क्या ऐसी परिस्थितियों में कर सकते हैं, इन गेंदबाजों के सामने कर सकते हैं और इतने बड़े स्टेज में कर सकते हैं, ये तो उस वक्त पता चल पाएगा जब उनका ये टेस्ट होगा। लेकिन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी हमारी बहुत अच्छी है। टॉप 5 बैट्समैन या टॉप 3 बैट्समैन जिस भी टीम के चल जाएं वो ये टूर्नामेंट उठा ले जाएगा, ये मैं बहुत पहले दिन से कह रहा हूं और अब भी ये बात कह रहा हूं, और ये कंसर्न होगा हमेशा टीम का कि क्या हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे या फिर हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो उस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं आएगा। तो क्योंकि जो हमारे ओपोनेंट बॉलर हैं वो सीम के साथ वो स्विंग, बेहतरीन स्विंग बॉलिंग है उनके पास में, हमारे जो बॉलर्स हैं वो सीम के साथ बॉलिंग करना जानते हैं और उनके पास में स्विंगर्स हैं। तो अगर शुरुआती कुछ ओवर्स हम बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, तभी आप देखिए लगातार जो बयान आ रहे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या फिर खुद अजिंक्य रहाणे जो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर हम बल्ले को अपने शरीर के नजदीक लेकर जाएंगे और खेलेंगे तो हमें थोड़ी सी वहां पर ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं होगी, तो हम बहुत आसानी से खेल सकते हैं। तो बार बार इसकी बात क्यों हो रही है? इसकी बात इसी वजह से हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हमारे निचले क्रम के बल्लेबाज हैं वो इनका सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कमलेश, खास तौर पर ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया ने ये रणनीति बनाई कि अपने लोअर ऑर्डर बैट्समैन को थोड़ा और मजबूत किया जाए, और उसका फायदा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तब हुआ जब शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर ने जो एक पार्टनरशिप की बड़ी, और उस पार्टनरशिप की बदौलत भारत जो एक लीड कंसीड कर सकता था नहीं की उसने, और ऑस्ट्रेलिया के बराबर जा पहुंचा। तो हमने देखा है, हाल फिलहाल ही देखा है कि अगर आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करते हैं और लोअर ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी रखते हैं जो बैटिंग भी कर सके, शार्दुल ठाकुर जैसा, तो उसका फायदा भी होता है आपको। दूसरी तरफ हनुमा विहारी शायद इकलौते खिलाड़ी है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, जिन्होंने हाल फिलहाल काउंटी क्रिकेट भी खेला है, ठीक है, और उसके बाद इन हालात में उन्होंने बैटिंग भी की है, इसके बावजूद उनको ड्रॉप कर देना थोड़ी इनके साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? और देखिए यहाँ पर जैसे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 सदस्य जिस तरह से टीम का चयन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट जो है वो जरूर ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम 5 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे, यानी कि 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर 4 गेंदबाजों के साथ 4 तेज गेंदबाज अगर हम उतारते हैं तो स्पिनर्स में से यानी कि रविंद्र जडेजा या अश्विन में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। अगर हम इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर पेसर्स के रूप में यानी कि सिराज, ईशांत, शमी, बुमराह चारों के साथ जाते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं जो है भारतीय टीम का जो निचला ऑर्डर है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर जडेजा को खिलाते तो वो बैटिंग भी कर लेंगे, या अगर जडेजा तो रहेंगे ही, अगर स्पिनर्स की बात करें, लेकिन यहाँ शार्दुल की जरूरत होती है, लेकिन शार्दुल की टीम में अब है नहीं, तो शार्दुल के न होने से अगर हम 4 पेसर्स और 1 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं तो जरूर यह आशंका बनी है कि भारत का जो निचला क्रम है वो काफी कमजोर हो रहा है। अगर बात करें यहाँ पर हनुमा विहारी की, जैसे आपने बात की, तो हनुमा विहारी देखिए पार्ट टाइमर, वो भी गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन प्योर बैट्समैन, आप यहाँ पर प्योर बैट्समैन की जगह यहाँ नहीं बन रही है, एक ऑलराउंडर, प्योर ऑलराउंडर, और वो जो भरपाई कर पाएंगे वो आपके पास हैं, या तो शार्दुल ठाकुर कर सकते थे या रविंद्र जडेजा करेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो प्योर ऑलराउंडर है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, ये तीनों में महारत इनकी हासिल है, इन्होंने हाल में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि शार्दुल नहीं है तो शार्दुल को नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो अगर 4 पेसर्स के साथ टीम इंडिया उतरती है तो निचला ऑर्डर जो है टीम इंडिया का कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन हनुमा का मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह जो बनती दिख रही है। बिल्कुल नित्यानंद, लेकिन क्रिकेट में हमने देखा कि दरअसल कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ खिलाड़ियों में मैनेजमेंट किसी वजह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता। अगर मैं इसी सूची में अगर मैं मयंक अग्रवाल को भी शामिल करूं, मयंक अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो 14 टेस्ट में 46 के औसत के आसपास उन्होंने रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया, वहां उन्होंने बेहतरीन अपनी शुरुआत की, 300 बना चुके हैं, 250। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो एक आधी इनिंग में फ्लॉप हुए ओपनिंग ऑर्डर पर, तो टीम मैनेजमेंट का भरोसा उनमें से एकदम से चला गया, और आज हालत है कि वो 15 सदस्यीय टीम में भी नहीं है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें एक बड़ी वजह होती है कि आप, ठीक है, आप एक आध पारी आपकी खराब रही, लेकिन उसके बाद अन्य बल्लेबाज कैसा परफॉर्म कर रहा है। शुभमन गिल ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और केकेआर के तरफ से कुछ ही बल्लेबाज ही थे जो कुछ बेहतर कर सके थे। शुभमन गिल, नीतीश राणा, ये बल्लेबाज जो लगातार परफॉर्म किया। तो शुभमन गिल को आप उससे पहले देख लीजिए आईपीएल से, और आईपीएल के दौरान देख लीजिए उसके बाद, तो देखिए यहाँ पर जो है शुभमन गिल का पलड़ा भारी पड़ता है। ठीक है, यही वजह है कि हनुमा विहारी 15 में है, लेकिन उनको खिलाए जाने की बात नहीं हो रही है। वो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बैटिंग करते हुए। अगर यही हनुमा विहारी वहां पर जो है शतक, दोहरा शतक लगाकर बैठे होते, तो हम और आप दोनों समर्थन कर रहे होते कि हनुमा विहारी वहां पर हैं, उन्होंने काउंटी खेला है, उनको वहां कंडीशन को पता है, तो कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यही वजह है कि हम जो है मयंक अग्रवाल की बात नहीं कर रहे हैं। मयंक अग्रवाल नहीं कि बड़े बल्लेबाज हैं, और कुछ एक धमाकेदार पारी उन्होंने आईपीएल में भी खेली, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शुभमन गिल का थोड़ा सा पड़ा भारी है उनके ऊपर, यही बात है बस। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे कि यहाँ पर खिलाने की, तो वहां पर भी उनका पड़ा, वहां पर उनकी जगह नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ बैटिंग ही कर सकते हैं और फील्डिंग। अगर गेंद पकड़ा दिया तो वहां पर वो कामयाब नहीं होंगे। यही बात हनुमा विहारी के साथ भी है काफी हद तक। और वैसे भी नित्यानंद, अगर टीम मैनेजमेंट ने मन बनाया होता कि हमें मध्यक्रम में एक बल्लेबाज और खिलाना है, 6 बैट्समैन के साथ उतरना है, तो फिर हम केएल राहुल को भी इस टीम में देखते, क्योंकि केएल राहुल भी फिर स्पॉट के दावेदार होते हनुमा विहारी के साथ साथ। लेकिन केएल राहुल को बाहर रखना ये अपने आप में बताता है कि हनुमा विहारी को सिर्फ एक बैकअप के तौर पर रखा है, शायद वो टीम में आखिर में जगह नहीं बना पाएंगे। अंशुल, अगर मैं इसी चर्चा में ये चीज भी जोड़ूं, क्रिकेट में हम ये भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी अगर एक फॉर्मेट में अच्छा करता है, 2020 में या 50-50 में, तो उसे दूसरे फॉर्मेट के लिए भी कंसिडर कर लिया जाता है। आपको लगता है कि जडेजा के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ? भले ही वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज उनको छोड़नी पड़ी या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने रंग दिखाए, फील्डिंग से, बैटिंग से, इवन की बॉलिंग से भी, तो वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इतनी बड़ी हो गई है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसे इग्नोर करने की। देखिए, कप्तानी कभी भी गट फीलिंग के साथ होती है, और कप्तान वही होता है जो अपनी प्लेइंग 11 का डिसाइड करता है। अगर कप्तान के जहन में कोई खिलाड़ी है और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा पिक बॉलर है और इससे गो टू बॉलर है, मैं इसके साथ जाऊंगा, ये मेरा गो टू बैट्समैन है, तो कहीं से भी उसे उठाकर लेकर आएगा और खिलाएगा। आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने क्या किया क्या नहीं किया, ये एक अलग चीज हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सुपर फ्लॉप भी होते तो भी उनकी इस दौरे पर जगह बनती, क्योंकि वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है, वो सारी चीजें करते हैं। और उनके लेवल का कौन है आप ये देखिए,
अगर जिस तरह से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मयंक अग्रवाल को इस टीम में जगह नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके सामने रोहित शर्मा से कंपटीशन है, उनका कंपटीशन शुभमन गिल से है। यहाँ पर रविंद्र जडेजा का किससे कंपटीशन है? हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, शिवम दुबे ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया कि आप उनको कंसिडर कर पाए एज अ ऑलराउंडर। तो यहाँ पर उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, मतलब वो इस वक्त अपने जिस सेगमेंट में वो आते हैं उसकी वो बेताज बादशाह हैं, और वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं। वो गेंद के साथ में, बल्ले के साथ में, फील्डिंग के साथ में, वो मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो पलक झपकती वो ओवर कर देते हैं। तो विराट कोहली को लगातार जो जुर्माने भी लगते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा भाई ये फटाफट ये ओवर निकालता है। और बीच में ऐसा भी होता है कि अगर आप एक आध जो विकेट जाते हैं उसके बाद में अगर आप फटाफट अपने ओवर निकाले तो सेट होने का टाइम नहीं मिलता बल्लेबाजों को। अगर आप बहुत धीमे धीमे से ओवर करेंगे तो उनको भी एक लंबा समय मिलता है, फिर वो आराम से सेट हो पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। तो उन सारी चीजों में रविंद्र जडेजा फिट बैठते हैं, और ऐसे कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ T20 है या फिर ओडीआई प्लेयर है या टेस्ट प्लेयर है। उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो खेल के तीनों प्रारूपों में फिट हो सकते हैं, और यही कारण है कि उनको टीम में जगह भी मिली है। बिल्कुल, जडेजा का हमने देखा है कि टेस्ट में भी उनकी छवि ये है कि वो एक एंड ब्लॉक करके रखते हैं बॉलिंग से, मतलब ज्यादा रन उस एंड से नहीं देते हैं ताकि प्रेशर बनाने का दूसरे एंड से दूसरे बॉलर को मौका मिले। और जैसा कि अंशुल ने कहा, रन छोटा है, बड़ी तेजी से ओवर निकालते हैं, तो सामने वाली टीम इससे पहले कि समझे कि ओवर शुरू हो रहा है, ओवर खत्म हो जाता है। तो चलो हम अपनी इस चर्चा को आखिर तक लेकर आते हैं, और इस 15 सदस्य टीम के बेस पर आप तीनों मुझे बताइए कि आपकी फाइनल 11 क्या रहने वाली है। कमलेश, आपसे शुरू करते हैं। और देखिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, और एक आपके मेरे हिसाब से हो गई आपकी टीम, हो गई। आपने 11 अनाउंस कर दी है। 12th मैन भी अनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं। हनुमा विहारी, उसके लिए चलिए ठीक है। नित्यानंद जी, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो है ओपनिंग तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है हम सभी एक पेज पर हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, इन तीनों को शायद ही कोई इग्नोर करे। और फिर मैं 2 स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के साथ जाऊंगा, और फिर ऋषभ पंत। अब यहाँ पर जो एक जसप्रीत बुमराह तो की जगह पक्की हुई है, और उसके बाद जो ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की बात हो रही है, इसमें से जो है मेरा मानना है कि ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जगह बनेगी। और बिल्कुल ये लगता है कि ये टीम खिताब जीतकर ला सकती है। बिल्कुल जी। चलो अंशुल, आपसे मैं सवाल छोटा करके पूछता हूँ, किन 4 खिलाड़ियों को इन 15 में से बाहर करेंगे? देखिए, रिद्धिमान साहा की कोई जगह नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत आपके पास में है ना। इस टीम में मुझे हनुमा विहारी नजर आते हैं, और उमेश यादव भी नहीं है, और मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में से नहीं, ईशांत शर्मा मेरी टीम में है। मोहम्मद सिराज को पिक किया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली बहुत शानदार प्रदर्शन किया है मोहम्मद शमी ने, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचाने तक टीम इंडिया को जबरदस्त उनका सफर रहा है। लेकिन इस बड़े मैच से पहले एक बड़ा डिसीजन विराट को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर लेंगे तो शायद ये ट्रम्प कार्ड होगा उनका, और याद रखा जाएगा ये डिसीजन उनका, क्योंकि सिराज के अंदर वो कैलिबर है, वो डिलीवर करेंगे, और ईशान के अंदर वो जज्बा है, वो अनुभव है, और शमी के साथ फॉर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे तीनों साथियों ने अपनी अपनी टीम बताई। मेरी भी टीम कमोबेश यही है, और मेरा भी कंफ्यूजन भी कमोबेश यही है गेंदबाजी में आखिर कि वो 3 तेज गेंदबाज कौन से होंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सिराज को मौका मिल जाएगा, अंशुल की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि सिराज को मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका शमी की जगह मिलेगा, ईशांत की जगह मिलेगा, ये अभी भी मेरे दिमाग में सस्पेंस और कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन एक बार जो बारी बारी जब भी हम सोचते हैं तो थोड़ी कचोटती जरूर है, और वो बात ये है कि अगस्त 2019 में टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई, 2 साल तक सारी टीमें स्ट्रगल करती रही कि कौन फाइनल में पहुंचेगा, और आखिर फाइनल में हमें सिर्फ एक मैच देखने को मिल रहा है। क्या बेहतर नहीं होता कि आईसीसी बेस्ट ऑफ 3 फाइनल रखती? कप्तानों के ऊपर भी इतना दबाव नहीं होता, उन्हें भी लगता कि चलो उनके पास एक वापसी का मौका है। 2 साल आपने दिए टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए,
और अगर किसी टीम का एक सेशन खराब गया, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, टीम इंडिया सिर्फ एक सेशन बुरा खेली और दूसरा टेस्ट मैच हार गई। तो अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कोई टीम एक सेशन की वजह से हार जाए तो उसके 2 सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये बात बड़ी कचोटरी। अंशुल, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि हम पिछली बार हमने बात भी की थी कि जो रवि शास्त्री ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आईसीसी के सीईओ ने उसे साफ भी कर दिया और इशारा भी कर दिया कि शायद ऐसा होगा भी नहीं, ये एक सिंगल मैच ही होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है, एक लॉजिस्टिक इशू भी होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें दूसरी टीम्स का टूर्नामेंट है, उनका शेड्यूल भी देखना होता है कि क्या इतने लंबे समय के लिए कोई टीम अवेलेबल है, क्या उनका कोई घरेलू टूर्नामेंट तो नहीं है, या उस दौरान आपस में जो उनके फिक्सर्स होते हैं वो तो नहीं टकरा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको 3 टेस्ट मैचेस खेलने यानी कि 15 दिन तो आपको सिर्फ खेलना ही है, और बड़ा इवेंट तो आपको एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच के बीच में कम से कम 5 दिन का गैप रखना ही होगा। तो आप ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है, और जब उनकी बात को हम और गौर करते हैं उस पर, तो ऐसा लगता है कि शायद उनका कहना भी गलत नहीं है। तो अल्टीमेटली लेकिन अंशुल ये भी तो अपने आप में चीज मजाक है कि इधर तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख रहे हैं और उधर वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच चल रहा है वो इसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर आता है। मतलब जिस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है उसी का एक लीग मैच भी वहां चल रहा है। तो ये क्या बेतुका कह सकते हैं कि शेड्यूल है, या बेतुक की व्यवस्था आईसीसी की तरफ से की गई, ये भी समझ से परे है। देखिए, कोरोना ने बहुत सारी चीज बिगाड़ी है, और ये WTC साइकिल जो है वो भी उससे बच नहीं सका, और जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इसी वजह से ही ऐसा हुआ है। मतलब कोरोना की वजह से WTC साइकिल की भी चैन उतरी है। बिल्कुल। कमलेश, मैं भी यही कहने वाला हूँ कि देखिए जिस तरह का सिचुएशन है, कंडीशन है, यानी कि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, कोरोना कोविड की वजह से सारा चीज जो है पूरा देश कहा जाए तो उथल पुथल हो चुका है। सारे कैलेंडर, क्रिकेट कैलेंडर हो, खेल के कोई भी कैलेंडर हो, उसी के चक्कर में देखिए आपकी ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित करना पड़ा, और 2020 का ओलंपिक जो है वो 2021 में होने जा रहा है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए यहाँ पर आईसीसी का कि बेस्ट ऑफ 3 ना सोचकर हम कम से कम हमें देखने को मिल रहा है कि चलो फाइनल हम इस कोरोना जैसे उसमें महामारी की लहर जो चल रही है उसमें जो एक मैच देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्रिकेट फैंस जो हैं उनका मनोरंजन होगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर हमें इससे एक तरह से सेटिस्फाइड होना होगा, क्योंकि जिस समय चल रहा है उसमें जो मैच ये कराया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इसलिए हमें बेस्ट ऑफ 3 करना सोचकर हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। तो कमलेश कह रहे हैं कि ऐसी बात मत करो जिससे रंग में भंग पड़े, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। वैसे भी कोरोना में ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया कमलेश, अंशुल और नित्यानंद आपका। तो ये थी बातचीत हमारी कि कौन सी भारतीय टीम, इन 15 सदस्यीय टीम में से कौन से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो टीम में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि हमने अपनी चर्चा के शीर्षक में लिखा है, सिराज या ईशान, और यही बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब शायद हमें अब परसों ही मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।